डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह पिछले दिनों भारत पर बेतुके आरोप लगाए, उसके बाद से ही वो आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। कनाडा की मीडिया खुद पीएम से सवाल कर रही है। देश में ट्रूडो के आलोचक उनसे पूछ रहे हैं कि वह आखिर चीन के लिए उस तरह से सख्त क्यों नहीं होते जैसे वो भारत के खिलाफ हैं। कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट में एक आर्टिकल में जो ट्रूडो की वजह से कनाडा को चीन के सामने मेमना तक करार दे डाला गया है। इस आर्टिकल को जेमी सरकोनाक ने लिखा है, जो पिछले काफ़ी समय से पीएम की नीतियों की आलोचना करते आ रहे हैं। ट्रूडो ने भारत को खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोषी करार दे डाला है। जेमी ने लिखा है कि ट्रूडो चीन के आगे मेमना बन गए हैं और भारत के सामने शेर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा वह देश है जहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय विविधताओं का मिलन होता है। जिस तरह यूक्रेन ऐतिहासिक रूप से रूस और पश्चिम यूरोप के बीच आदान प्रदान का क्षेत्र रहा है, उसी तरह कनाडा पश्चिम और बाकी दुनिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का स्थान है। लेकिन पिछले कुछ समय से देश की यही स्थिति है, इसे संघर्ष का क्षेत्र भी बनाती जा रही है। इसके बाद जेमी ने कनाडा में हुई 2 मौतों का जिक्र किया, जिसमें एक जून में हुई हरदीप सिंह निज्जर की, तो दूसरी साल 2021 में चीनी नागरिक वेई हुई की मौत हुई। नेशनल पोस्ट पर अपने कॉलम में जेमी ने लिखा कि जून में निज्जर की मौत हुई और उनकी मौत पर कनाडा की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूप से विस्फोटक रही है। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अचानक भारत की निंदा की और भारत को दोषी ठहरा दिया। ट्रूडो ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूतों की जानकारी देने से भी इनकार कर दिया, जबकि भारत ने उसे एक आतंकी घोषित किया हुआ था। भारत ने निज्जर को 2007 में पंजाब में हुए बम विस्फोट और ब्रिटिश कोलंबिया में अलगाववादी प्रशिक्षण शिविर चलाने की जिम्मेदार ठहराया था। ट्रूडो की यह नाराजगी चीन के सामने नजर नहीं आती है। कनाडा के नागरिक वेई हुई की संदिग्ध आत्महत्या आज भी सवालों के घेरे में है। 57 साल की हुई साल 2000 में चीन से भागकर कनाडा आए थे। उन्होंने एक दोस्त को बताया था कि अगर वो किसी दुर्घटना में मर गए या फिर उसकी आत्महत्या की खबर आई तो इस पर विश्वास मत करना। कनाडा की पुलिस अब तक यह पता लगा रही है कि क्या हुई की मौत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव में हुई पर वित्तीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। वो अक्सर चीन की सरकार के खिलाफ बयान देते थे, लेकिन इसके बाद भी संसद में चीन के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। ये हम नेपाल के बारे में बात करें। नेपाल में भारत और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से घबराए चीन ने अब इस हिमालयी देश को बड़ा ऑफर दिया है। चीन के दौरे पर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड के साथ मुलाकात के बाद चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग ने प्रस्ताव दिया। चीन ने कहा कि वो नेपाल को अपने बंदरगाहों से जोड़ने रोड, रेलवे, एविएशन, दूरसंचार, बिजली के क्षेत्र में मदद को तैयार है। चीनी प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल एक ज़मीन से घिरा देश है, उसे अपने पड़ोसी देशों से कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द अपग्रेड करना चाहिए। चीनी प्रधानमंत्री का यह प्रस्ताव इस समय पर आया जब भारत ने नेपाल तक रेल दौड़ा दिया है और कई अन्य रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। प्रचंड के साथ मुलाकात के दौरान चीनी प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को बीआरआई के तहत संयुक्त निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सहयोग बढ़ाने का मुख्य आधार है। प्रचंड 23 सितंबर से 30 सितंबर तक चीन में ही रहेंगे। चीनी प्रधानमंत्री ली ने कहा कि चीन और नेपाल ने 70 साल से एक दूसरे का सम्मान किया है और भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि चीन दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बनी सहमति को क्रियान्वित करने को लेकर इच्छुक है। साथ ही चीन और नेपाल के रिश्ते को शिखर पर ले जाया जाए। चीन ने कहा कि वो नेपाल के गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों को आयात करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि चीन नेपाल के साथ शिक्षा, मेडिकल केयर, टूरिज्म के क्षेत्र में भी काम करना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रचंड ने चीन के आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नेपाल एक चीन नीति का पालन करता है। पीएम प्रचंड ने कहा कि नेपाल अपनी ज़मीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होने देगा। नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश बीआरआई के तहत चीन के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। इस दौरान चीन और नेपाल के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दरअसल चीन चाहता है नेपाल तक रेल दौड़ाई जाए और इसे बीआरआई के तहत अंजाम दिया जाए। वहीं नेपाल को डर सता रहा है कि हिमालय के अंदर से रेल दौड़ाने में अरबों डॉलर का खर्च आएगा और इसका पैसा नेपाल को चुकाना पड़ेगा। इससे नेपाल श्रीलंका, पाकिस्तान की तरफ से कर्ज के जाल में फंस सकता है। यही वजह कि प्रचंड ने चीन से मांग की है कि बीआरआई प्रोजेक्ट को कर्ज की बजाय ग्रांट के जरिए पूरा किया जाए। इसके लिए चीन अभी तैयार होता नहीं दिख रहा है। वहीं भारत और अमेरिका ने नेपाल को करोड़ों डॉलर की मदद दी है। नेपाल में अमेरिका का एमसीसी प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, इससे भी चीन भड़का हुआ है। भारत नेपाल तक सड़क और रेल बना रहा है। आइए अब हम खालिस्तानियों के बारे में कुछ बात कर लें। विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ भारत ने कार्रवाई तेज कर दी है। बीते दिनों ही सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरु पतवंत सिंह पन्नू की संपत्ति जब्त की गई। अब कहा जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक तत्वों के विदेशी फंडों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही ओसीआई कार्ड भी रद्द किए जाएंगे। इसके रद्द हो जाने से कार्ड धारकों को मिलने वाली छूट भी खत्म हो जाएगी। इस बीच सवाल उठते हैं कि आखिर भारत खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ क्या कदम उठा रहा है। ओसीआई कार्ड रद्द करने की योजना है, तो ये कार्ड है क्या, इसमें क्या छूट मिलती है, आइए समझते हैं। भारतीय एजेंसियों ने शनिवार को खालिस्तानी आतंकी
गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पन्नू की चंडीगढ़ स्थित कोठी और अमृतसर स्थित जमीन को एनआईए ने कोर्ट के आदेशों के बाद अटैच कर दिया। पन्नू की संपत्ति पर यह कार्रवाई अमृतसर में दर्ज देशद्रोह के एक मामले को लेकर की गई है। गृह मंत्रालय ने पन्नू को आतंकी घोषित कर रखा है। कनाडा में छिपे खालिस्तान समर्थक आतंकियों और पंजाब के गैंगस्टरों का नेटवर्क तोड़ने के लिए गैंगस्टर आतंकियों समेत उनके मददगारों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब पुलिस के साथ एनआईए समेत केंद्रीय एजेंसी इस ऑपरेशन में शामिल है। एजेंसियों की निगाह उन लोगों पर भी है जो विदेश में छिपे आतंकियों और गैंगस्टरों की मदद कर रहे हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों का रिकॉर्ड जुटा लिया है। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ अब इंटरपोल ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान में छिपे आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक वह पाकिस्तान में छिपे आतंकी वाधवा सिंह और हरविंदर सिंह का करीबी है। यह उनके इशारे पर भी काम करता है। उसे दोनों आतंकियों का राइट हैंड माना जाता है। एनआईए ने कनाडा, यूके, यूएस और दुबई में छिपे 19 भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की सूची तैयार की है। पुराने दर्ज केसों में अब इनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। इसके लिए एनआईए की टीमें केसों की स्टडी में जुट गई है। जिन लोगों के नाम इस सूची में शामिल हैं उन सब पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप है। भारत सरकार 1 दर्जन से अधिक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया में है। ये कार्रवाई खालिस्तान समर्थक और देश विरोधी प्रचार में शामिल तत्वों के खिलाफ होने जा रही है। विदेशों में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीय लोगों के लिए खास तरह की सुविधा का नाम है ओसीआई कार्ड। ओसीआई को भारत के विदेशी नागरिक कार्ड भी कहा जाता है। अगस्त 2005 में भारतीय प्रवासी नागरिकों को शामिल करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। दरअसल दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता की सुविधा है, लेकिन भारतीय नागरिकता कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन उनका भारत से जुड़ाव बना हुआ है। इन लोगों को भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद भारत आने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था। ऐसे ही लोगों को सुविधा का ख्याल रखते हुए भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 2006 में ओसीआई कार्ड देने की घोषणा की थी। ओसीआई कैसे मिल सकता है, इसके लाभ क्या हैं? व्यक्ति या तो पहले भारत का नागरिक रहा हो या उसके माता पिता भारतीय नागरिक रहे हों। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान कुछ ऐसे देश हैं जहाँ के भारतीय मूल के लोगों को ये सुविधा नहीं मिल सकती। ओसीआई एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। इसके साथ ही ओसीआई धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। ओसीआई कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है। विदेश से आने वाले लोगों को 90 दिनों से अधिक भारत में रहने पर पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन ओसीआई कार्ड धारक को इससे छूट मिल जाती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब तक 20 लाख से ज़्यादा लोगों को ओसीआई कार्ड जारी किया जा चुका है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार ओसीआई कार्ड के धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं, लेकिन 4 चीज़ें वे नहीं कर सकते। चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते, खेती ज़मीन नहीं खरीद सकते। ओसीआई कार्ड रद्द करने के मामले कम देखने को मिलते हैं। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर नियमों के उल्लंघन में पाए जाने के बाद ये कार्ड रद्द किए जाते हैं। अब तक जारी किए गए 40 लाख से भी ज़्यादा ओसीआई कार्डों में से केवल 150 को ही रद्द किया गया है। आइए हम पाकिस्तान और चीन के बारे में बात करें। कंगाल हो चुके पाकिस्तान को अब चीन से बड़ा झटका लगा है। चीन अपनी खराब आर्थिक स्थिति के बीच चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर या सीपीसी के और ज़्यादा विस्तार को मंजूरी नहीं दी है। पाकिस्तान चाहता था कि चीन ऊर्जा, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सीपीसी के जरिए निवेश करे, लेकिन बीजिंग ने ऐसा करने से मना कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस वजह से सीपीसी के और ज़्यादा विस्तार पर चीन ने रोक लगा दी है। वहीं पाकिस्तान ने चीन के आगे घुटने टेकते हुए ग्वादर में कोयला आधारित बिजली संयंत्र लगाने की चीन की योजना का विरोध छोड़ दिया है। यही नहीं, चीन की विभिन्न मांगों को भी पाकिस्तान ने अब पूरा करने का वादा किया है। सीपीसी पर संयुक्त समिति की बैठक में चीन और पाकिस्तान के बीच मतभेद साफ देखे गए। इसकी वजह से आम सहमति बनने में 1 साल की देरी हो गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के बोर्ड के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के ऊर्जा, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और टूरिज्म के क्षेत्र में पीओके में सीपीसी का विस्तार करने पर अपनी मंजूरी नहीं दी है। चीन ने पीओके में सीमा पार टूरिज्म के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। चीन ने जलवायु परिवर्तन पर भी पाकिस्तान प्रस्ताव को नकार दिया है। चीन की बिजली कंपनियों का काफ़ी पैसा पाकिस्तान पर बकाया है, जो कंगाली की वजह से इसे चुका नहीं पा रहा है। चीन के दबाव के बाद अब पाकिस्तान ने ग्वादर में 300 मेगावाट के पावर प्लांट पर चीन को बड़ी रियायत दे दी है। पाकिस्तान चाहता था कि इस प्रोजेक्ट को या तो रद्द कर दिया जाए या फिर बिजली घर को थाल ले जाया जाए ताकि स्थानीय कोयले का इस्तेमाल किया जा सके। चीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब ग्वादर प्लांट को विदेश से कोयला मंगाकर चलाया जाएगा। पाकिस्तान को डर है कि दुनिया में कोयले की कीमतें बढ़ रही है, जिससे यहाँ से पैदा होने वाली बिजली भविष्य में महंगी होगी। ऐसे में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बनेगा। यही नहीं, पाकिस्तान के ग्वादर में पर्यावरण पर भी इस प्लांट का असर पड़ेगा। चीन के तैयार नहीं होने की वजह से पाकिस्तान के पास इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। पाकिस्तान चाहता था कि उसे मिनरल्स के उत्खनन, विकास और मार्केटिंग में मदद करे, लेकिन ड्रैगन ने इस पर चुप्पी साध ली है।
और आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।